हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। माई सेल्फ सुषमा। आज से आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनकी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम यूनिट वाइज सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जैसे आज हमने फर्स्ट यूनिट किया है, फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कैसे हुआ, इसके विकास के बारे में और जो इसकी राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, सिलेबस में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके बर्थ के बारे में, ग्रोथ के बारे में और जो इसके पॉलिटिकल ट्रेंड्स रहे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या होते हैं, इसके बर्थ के बारे में, इसके उदय के बारे में, इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लिटरल मीनिंग्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ ये होता है कि जब किसी राष्ट्र के लिए, कोई राष्ट्र में आंदोलन किया जाता है, अपने राष्ट्र के लिए, उसके हित के लिए जब कोई आंदोलन चलाया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आंदोलन का नाम देते हैं। यहाँ देख सकते हैं, राष्ट्र या राष्ट्र की अस्मिता के लिए चलाया गया आंदोलन या उसके हित के लिए चलाया गया जो आंदोलन होता है उसे हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन किसी देश के निवासियों द्वारा, कोई आंदोलन चलाया जा रहा है किसी देश में तो देश के निवासियों के द्वारा ही चलाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह आंदोलन किसी देश के निवासियों द्वारा राष्ट्र हित में संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय हित के लिए कोई देश के लोग अपने राष्ट्र के हित के लिए जो आंदोलन चलाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरे शब्दों में, यहाँ देखिए, दूसरे शब्दों में विदेशी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, विदेशी सत्ता से, जैसे अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत को गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, तो हम उस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए जो हमने आंदोलन किए, जो हमने रिवोल्ट चलाया, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में विदेशी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुलाम उपनिवेशों के निवासियों द्वारा, गुलाम उपनिवेश, हम गुलाम थे तो हम आंदोलन चला रहे थे, निवासियों के द्वारा लंबे समय तक संचालित किया गया कोई आंदोलन। देखिए आप, आजादी के लिए जो आंदोलन चलाया गया कितने लंबे समय से, 16वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में आ गए थे, उसके बाद हमने भारत आजाद हुआ 1947 में, तो कितने लंबे समय तक संघर्ष किया गया। तो गुलाम उपनिवेशों के निवासियों द्वारा लंबे समय तक संचालित किया गया संघर्ष जो था ये राष्ट्रीय आंदोलन कहलाया। इस आधार पर भारत में भारतवासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए एक लंबे समय तक संचालित किया गया संघर्ष जो रहा वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहलाया। स्वाधीनता के लिए यानी स्वतंत्रता के लिए हमने जो आंदोलन चलाया, इतने लंबे समय तक अपने आंदोलन चले, इसे हम क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय कैसे हुए। सबसे पहले हमने समझ लिया राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं, अपने राष्ट्र के हित के लिए, अपने देशवासियों के हित के लिए जो आंदोलन चलाया गया वो राष्ट्रीय आंदोलन। और भारत में जो आंदोलन चलाया गया, गुलामी से मुक्ति पाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया। अब हम पढ़ेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण क्या रहा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण क्या रहा। आप देख सकते हैं, काजेज ऑफ राइज द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। 16वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में व्यापारियों के रूप में आए। अंग्रेजों ने भारत में एंटर कैसे किया, व्यापारियों के रूप में, ट्रेडर्स के रूप में अंग्रेजों ने भारत में आए। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। भारत में आकर उन्होंने अपने व्यापार करने के लिए क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर अनेक पुर्तगाली, डच तथा फ्रेंच व्यापारिक कंपनियों को पराजित कर भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। देखिए, अंग्रेज आए उससे पहले डच, पुर्तगाली, फ्रेंच ये सब भारत में व्यापार करते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उसके बाद ये जो व्यापारी थे, पुर्तगाल थे, डच थे, फ्रेंच थे, इनको क्या किया, पराजित करके भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर दिया। अंग्रेजों ने किया, देश की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर देश के शासक बन गए। देश की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ इन्होंने कैसे उठाया, जैसे आज के टाइम में हम देखें तो अपना राष्ट्र जो है एकता है, राष्ट्र में एकता है। अपने जो देश है अलग अलग स्टेट है लेकिन जो केंद्र है उसमें एकता है। जैसे आज देश को चला रहे हैं, देश को संचालित कर रहे हैं राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, ये देश को संचालित कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या होता था, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राजा होते थे,
अपने अपने प्रांतों को वो संचालित करते थे। तो एक प्रकार की राजनीतिक दुर्बलता थी, इसी का अंग्रेजों ने लाभ उठाया और भारत के शासक बन गए। सन 1757 के प्लासी के युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ। प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़े अंग्रेजों ने और इसी टाइम से अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, ये सिराजुद्दौला थे, बंगाल के नवाब हुआ करते थे और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा गया। इसमें अंग्रेज विजय हुए, अंग्रेजों की जीत हुई और सिराजुद्दौला की हार हुई। तभी से ये क्या बन गए, भारत के शासक बन गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे सन 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, यानी कि 1857 में जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम किए गए, आंदोलन किए गए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 1857 से पहले भी 16वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आ गए थे। उन्होंने अपना एकाधिकार जमा लिया था और भारत के शासक बन गए थे, भारत के पर शासन करने लगे थे। उससे पहले भी हम क्या करते थे, उससे पहले भी अपने देश में आंदोलन हुआ करते थे, बहुत सारे रिवोल्ट हुआ करते थे छोटे मोटे, लेकिन जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, ये उभर कर सामने आए। इससे अंग्रेजों को थोड़ा भय हुआ, उन्हें इससे चिंता, उससे पहले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो आराम से शासन करते थे, कर वसूलते थे, बहुत सारे, हम आंदोलन जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ देखिए 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं उसका परिणाम राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण माना जाता है। यहाँ पर हमने बताया कि उससे पहले भी आंदोलन होते थे, लेकिन जो प्रमुख कारण रहा राष्ट्रीय आंदोलन का, ये क्या है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इससे अंग्रेजों को थोड़ा भय हुआ भारतीयों के लिए कि भारतीय एक्टिव हो चुके थे उस टाइम पर। यहाँ देखिए यह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया। युद्ध का रूप धारण कर लिया। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था इतनी तेजी से फैला और उसने क्या किया, युद्ध का रूप धारण कर लिया। इसके बाद जो एडवर्ड थॉमसन के शब्दों में, एडवर्ड थॉमसन ने कहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लिए कहा है, विद्रोह के बाद अंग्रेजों में विद्रोह के बाद भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति भयंकर घृणा की भावना आ गई। विद्रोह जब हुआ 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इसके बाद भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति भयंकर घृणा की भावना आ गई। भारतीयों में विद्रोह का विचार आते ही अंग्रेजों से बदला लेने की भावना बढ़ती ही जाती थी। जब विद्रोह होता था तो भारतीय लोगों के मन में क्या विचार आते थे कि अंग्रेजों से बदला लेंगे, ये विद्रोह की जो भावना थी ये बढ़ती जाती थी। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा सेकंड है, देखिए हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि हमें अच्छे से समझ में आए। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट करके पढ़ेंगे। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट में भारत का गौरवपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे, इसके अतीत के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए भारत का गौरवपूर्ण जो अतीत है, इंडिया ग्लोरियस पास्ट जो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिस देश की संस्कृति अत्यधिक प्राचीन व महान रही हो, अपने देश की संस्कृति अत्यधिक प्राचीन और महान ही रही है। जिस देश में राम जैसे आदर्श पुरुष, चक्रवर्ती सम्राट अशोक और चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ हुए हैं, उस देश में अंग्रेज राष्ट्रीयता की भावना समाप्त करने में कभी सफल नहीं हो सकते थे। अंग्रेजों ने क्या सोचा था कि देश भारत में लोगों के मन में जो है वो राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, ये समाप्त नहीं कर सकते थे अंग्रेज, कभी उसमें सफल ही नहीं हो सकते थे। अतः भारत का वैभवपूर्ण अतीत राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण बना। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा थर्ड पॉइंट है, राजनीतिक एकता की स्थापना। अपने देश में पहले हमने पढ़ा कि एकता नहीं थी, राजनीतिक एकता नहीं थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने शासन किया। अब हम पढ़ेंगे कि जो अपने देश में राजनीतिक एकता की स्थापना कैसे हुई, कैसे लोग राजनीतिक रूप से एक हुए, उनकी एकता कैसे बढ़ी। देखिए ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, हमने आगे भी पढ़ा। संपूर्ण भारत विविध राजनीतिक इकाइयों में विभाजित था, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राजा हुआ करते थे और जो अलग अलग राजा थे वो अलग अलग प्रांतों को ही उसको करते थे, मतलब उसके हित के लिए ही अपने वो प्रांतों को चलाया करते थे। परंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना ने भारत को राजनीतिक रूप से इकाई के रूप में संगठित कर दिया। जब भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया तो क्या हुए, जो अपने भारतीय लोग थे वो एक इकाई के रूप में संगठित हो गए। इस तरह भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। इसी तरह से भारत में क्या हुई, राजनीतिक
एकता स्थापित हुई। अंग्रेज जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नहीं होता और जब राजनीतिक एकता स्थापित नहीं होती तो स्वतंत्रता तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। देखिए, भारत में जब राजनीतिक एकता स्थापित हुई जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को राजनीतिक बल मिला, जब एकता रह गई तो उसमें बल भी मिला। उसके बाद हम पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में क्या कहा है। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की एकता की राजनीतिक एकता सामान्य अधीनता की एकता थी, पर उसने सामान्य राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण बनी है। जो राष्ट्र की एकता रही वही क्या हुआ, एक उदय के रूप में। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे हुआ, हमने आगे जो टॉपिक्स पढ़े उसमें हमने समझा कि पहले अपने देश में एकता नहीं थी। अंग्रेजों ने जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद देश में धीरे धीरे एकता स्थापित होने लगी। तो अपने देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे हुआ, जब एकता स्थापित हुई उसके बाद इसका उदय हुआ, इसका बर्थ हुआ। हमने जो हमारा टॉपिक था कि इसका उदय कैसे हुआ इसके बारे में हम समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा 4th नंबर है, धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। उस टाइम पे धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां भी थी, बहुत सारी कुरीतियां थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन यानी कि जो बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारे कर्म कांड थे, उसमें भी सुधार शुरू किया गया। उसी टाइम पे जब अंग्रेजों से विद्रोह हो रहे थे, जब अंग्रेजों के साथ हम आंदोलन कर रहे थे, उसी टाइम पे क्या हुआ, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक सुधार के बारे में भी आंदोलन चलाया गया। उन्होंने एक और धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। जो अपने स्वतंत्रता संग्राम के लोग थे उन्होंने क्या किया, एक और धर्म, जितनी भी धर्म से जुड़ी कुरीतियां थी और समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। तो दूसरी ओर भारत में राष्ट्रीयता का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन कर रहे नेताओं ने यह अनुभव किया कि भारत को राजनीतिक रूप से जागृत करने से पूर्व क्या यह आवश्यक था कि पहले उसका जो भारत के लोग हैं उनका पहले मन, उनका मस्तिष्क, उसकी आत्मा जागे, उसके बाद राजनीतिक एकता अपने आप स्थापित हो जाती है। यह कार्य भारत में सामाजिक धार्मिक नेता कौन कौन थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्रीमती एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने किया। ये जो धार्मिक बुराइयां थी, जो समाज की बुराइयां थी, इनको दूर करने का इन्होंने प्रयत्न किया। अपने देश में जो सामाजिक बुराइयां थी और जो धार्मिक कुरीतियां थी कई सारी, इनको खत्म करने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए। जैसे हम पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे योगदान दिए, सती प्रथा को बंद कराया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में हमने पढ़ा है। बहुत सारी जो समाज की बुराइयां थी इनको समाप्त करने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। ये हमारा टॉपिक जो है बड़ा है तो हम इसको पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में इतना पढ़ा, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट जो पढ़ेंगे उसमें भी अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी बहुत लंबा टॉपिक है, अभी हमने उदय पढ़ा है, उसके बाद हम उसका विकास पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कैसे हो रहा है, इसकी सब चीजों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सारी जो कक्षाएं हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ये एनसीईआरटी पर आधारित है, इसलिए हम अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।